नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगला में स्थित निजी आवास में विश्राम के बाद शनिवार सुबह लोहिया हेड कैंप कार्यालय पहुंचकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को भी विस्तार से सुना और उन समस्याओं के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देशित भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने आगामी कार्यक्रम के लिए देहरादून रवाना हो गए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के ग्राम नगला तराई में स्थित प्राचीन मां पूर्णागिरी मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 2,54,00,000 की लागत आएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस निर्माण कार्य से मंदिर की भव्यता में वृद्धि होगी और ये क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाएगा। सीएम धामी ने यह भी कहा कि इस जीर्णोद्धार के बाद क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। परियोजना के अंतर्गत मंदिर के सौंदर्यीकरण और सुविधा विकास के कई कार्य किए जाएंगे, जिससे यह क्षेत्र श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो खबर देहरादून से है, जहां दीपावली के पर्व पर उत्तराखंड में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, जिसे लेकर शहरवासियों में चिंता अब बढ़ गई है। त्योहारी सीजन दीपावली के दौरान सबसे बड़ी जो चर्चा होती है वो होती है वायु प्रदूषण को लेकर, और उत्तराखंड भी इससे छूटा नहीं है। उत्तराखंड में भी इस त्योहारी सीजन दीपावली के अवसर पर जो वायु प्रदूषण था वो खतरे के निशान के आसपास पहुंचने लगा था, लेकिन ये सिर्फ कुछ क्षणों के लिए था, क्योंकि उसके बाद फिर वापस परिस्थितियां सामान्य होने लगी थी। आज वर्तमान स्थिति पर देखें तो उत्तराखंड में देहरादून के अगर एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं तो सामान्य से भी काफी नीचे, यानी यहाँ पर नजर आ रहा है। बल्कि देहरादून के अलावा जो दूसरे बड़े शहर है, खासतौर पर जो इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है, चाहे काशीपुर हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो या सेलादेवी हो, वहाँ पर कुछ समय के लिए एयर पोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिला था। यानी पिछले 48 घंटे में उन जगहों पर एयर पोल्यूशन में कुछ और सूचकांक बढ़े थे, यानी AQI जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, वो बढ़ावा नजर आ रहा था, लेकिन बीतते समय के साथ साथ वो भी वापस सामान्य होने लगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो विभाग के जो प्रयास थे, जो जागरूकता फैलाने के जो प्रयास थे, वो सफल होते हुए नजर आए। इसीलिए उत्तराखंड में आज चाहे एयर पोल्यूशन की बात करें, दूसरे पक्षों की बात करें, अन्य शहरों की तुलना में सामान्य है और लोगों के लिए आमतौर पर बेहतर कहा जा सकता है। त्योहारी सीजन दीपावली के दौरान तो गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। देश विदेश से श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। इस मौके पर गंगोत्री धाम में गंगा मंदिर को भी करीब 7 से 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाट बंद की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से शुरू हो गई। इस दौरान विशेष आरती और पूजन अर्चना सुबह 6:30 बजे पर की गई। इसके बाद मां भगवती गंगा के स्वर्ण विग्रह को उनकी डोली में विराजित किया गया और साथ ही चांदी के अखंड दीपक में 6 माह के लिए घी, तेल और इत्यादि डाला गया और ठीक 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालु के अगले 6 महीनों के लिए बंद कर दिए गए। इस साल गंगोत्री धाम में 8,12,000 से ज्यादा रिकॉर्ड यात्री दर्शन करने को पहुंचे। शीतकालीन कपाट बंद होने जा रहे हैं मां गंगा के, और मैं अभी मंदिर के प्रांगण में हूँ। इस बार जो यात्रा रही वो ऐतिहासिक यात्रा रही। दोनों धामों में लगभग 15 लाख जो है यात्रियों ने दर्शन किए। ये हम सबका सौभाग्य है और बहुत अच्छी यात्रा। और जो तैयारियां जो इस समय कमियां रह गई है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार इस पे मॉनिटरिंग करते रहे और शीतकालीन का जब पर्व है उसी समय जो है
जो नई यात्रा चलेगी और ज्यादा बढ़ेगी, उसको और सुचारू करने के लिए हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब उसके लिए जो दिक्कतें आई थी उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ चारधाम और पंच केदार का एक हिस्सा है। यहां पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है। हर साल सर्दियों के शुरू होते ही मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद अगले साल अप्रैल या मई माह में कपाट दोबारा खोले जाते हैं। आपको बता दें कि साल 2024 में केदारनाथ मंदिर के कपाट 10 मई को खोले गए थे और जैसे ही कपाट खुले लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंच गए। तो वहीं आज गंगोत्री धाम के बाद कल यानी 3 नवंबर को भाई दूज के दिन केदारनाथ मंदिर के कपाट सुबह 8:30 यानी 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। दोनों ही दल यानी बीजेपी और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें स्थानीय नेताओं को ही चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन लिस्ट को देखकर एक बार फिर कांग्रेसी नेताओं की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि लिस्ट में पहला नाम प्रदेश प्रभारी का है। वो प्रदेश प्रभारी जिनका उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल अपनी अपनी चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं, क्योंकि चुनाव में वोटिंग के लिए अब महज 3 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार को धार देने के लिए अपने अपने नेताओं के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। दोनों ही दलों ने स्थानीय चेहरों को ही चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपना मुनासिब समझा। इसीलिए प्रदेश प्रभारी के साथ साथ मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारक की लिस्ट में रखा गया है। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता इस बात की है कि प्रदेश प्रभारी जो उत्तराखंड से दूरी बनाए हुए हैं, उनका भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम रखा गया है। जबकि पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर पिछले 2 उपचुनाव, उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा सिर्फ नाम मात्र या मुंह दिखाई के लिए उत्तराखंड आई, जबकि बीजेपी के प्रदेश संगठन के नेता केदारनाथ में डेरा जमा चुके हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि केदारनाथ के इस सबसे बड़े महामुकाबले में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड आती हैं या नहीं, या फिर दिल्ली से ही इस चुनाव को देखने का काम करती हैं। ऐसे में जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को लेकर अब जितने सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ता उठा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाल बीजेपी खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड न आना जहां कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। देखिए, स्टार प्रचारक जो सूची जारी होती है वो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उसको सभी पार्टियों को जारी करना होता है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की जो स्टार प्रचारक सूची जारी की गई है, उनके जो प्रभारी स्टार प्रचारक की सूची में नंबर 1 पर हैं, उनकी प्रदेश जो उनका प्रदेश कार्यालय कांग्रेस का, उसमें चुनाव का समय हो या चुनाव के अन्य वक्त का समय हो, उनको देखने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी तरस जाते हैं। तो मुझे लगता है स्टार प्रचारक बनके क्या अर्जित कांग्रेस को होगा, ये सब सुनिश्चित है। केदारनाथ उपचुनाव हर लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, न सिर्फ उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बल्कि ये देश को दिशा देने वाला, एक संदेश देने वाला चुनाव है। अयोध्या और बद्रीनाथ हारने के बाद अगर केदारनाथ में भी हम हैट्रिक लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए बूस्ट करने वाला चुनाव हो सकता है। उसमें एक नई ऊर्जा
और नई शक्ति प्रदान करने वाला चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी लगा रही है। इसी के मद्देनजर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, जिसमें माननीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी हमारे जो नवनियुक्त हुए हैं, वो भी स्टार प्रचारकों की सूची में है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होने के बाद भले ही बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपने अपने नेताओं को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हों, लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का ना आना कांग्रेस पार्टी के नेताओं को थोड़ा असहज जरूर कर रहा है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इस बार भी केदारनाथ के उपचुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उत्तराखंड आती हैं, या फिर दिल्ली में ही एसी कमरे में बैठकर जूम बैठकों के जरिए चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी करती हैं। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को लेकर उपयुक्त और जनता की पसंद का प्रत्याशी बताया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि मनोज रावत पार्टी के सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं और जनता उन पर भरोसा भी करती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा केदारनाथ यूपी चुनाव में की गई घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरेंगी और जनता पहले से ही भाजपा के शासन से परेशान हो चुकी है। जी हमारे सबसे उपयुक्त और सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस ने उनको तय किया है। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो गई है, जिन नेताओं को वहां पे टिकट नहीं मिला वो देखिए किस प्रकार से बगावत वहां कर रहे हैं। जो लोगों को उन्होंने ज्वाइन कराया था कि आपको हम टिकट देंगे, उनको टिकट नहीं मिला। अपनी पार्टी से उन्होंने आशा जी को टिकट जो दिया है। और निश्चित तौर से हमारे कैंडिडेट सबसे मजबूत हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे लोगों के साथ पक्षपात किया, जो विकास नहीं किया, आपदा के दौरान उनको नजरअंदाज किया और चुनाव के समय पे जो घोषणाएं उनकी झड़ी लगा दी, जो धरातल पर उतरने वाली नहीं है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस के कैंडिडेट मनोज रावत जी वहां भारी मतों से विजयी। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आमने सामने। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल ने ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती यानी हरीश रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। वर्तमान सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पूर्व के विकास कार्यों को देखते हुए जनता कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाकर विधानसभा में भेजेगी। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजपुर रोड विधानसभा से विधायक खजान दास ने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है। ऑल वेदर रोड परियोजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा की जनता प्रदेश और केंद्र सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाएगी। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी में बूथ लेवल से लेकर वरिष्ठ नेताओं की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है और सभी नेता केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस आरोप लगाना जानती है और धरातल को नहीं देखती है सच्चाई क्या है। ये कार्य मोदी जी की कृपा दृष्टि से हुआ है। मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है उत्तराखंड के लिए और केदारनाथ के लिए ऑल वेदर रोड को, और आज मैं गडकरी जी का भी नाम लेना चाहता हूं। गडकरी जी ने जिस तरह से जो है पूरे भारतवर्ष में जो रोडों का जाल बिछाया है और आधुनिक सड़कें बनाई है, इसके लिए मैं गडकरी जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री जी लगातार केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों को देखते हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और वर्क के आधार पे मैं जनता से यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तो वहीं दून अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों की दीपावली के दिन ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा वन वार्ड में भी 2 डॉक्टर ज्यादा दिए गए थे।
तो वहीं सीएमओ ने सभी अस्पतालों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए ताकि पटाखों से जलने वाले लोगों का सही से उपचार हो सके। दून अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि इस बार दीपावली में दून अस्पताल के इमरजेंसी यानी ओटी में 78 केस बर्न के आए हैं, यानी कि जो पटाखे से जल गए, जिसमें से एक क्रिटिकल केस है। उस मरीज को दून अस्पताल में एडमिट किया जा चुका है। त्वचा रोग विशेषज्ञ ने यह बताया कि 77 केस ऐसे थे जो माइनर बर्न केस थे, जो मोमबत्ती और दिए से जले थे। उनका उपचार कर उनको साथ के साथ घर भेजा गया। इसके अलावा कुछ केस एक्सीडेंट के थे, जैसे कि लड़ाई झगड़े के। केसेस आए हैं बर्न के, जिसमें से एक मेजर केस था जिसको हमने एडमिट करा हुआ है। बाकी 77 केसेस ऐसे थे जो माइनर बर्न के थे, फायर क्रैकर या फिर मोमबत्ती या दिए इस तरह से जल के आए थे, जो कि ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिए। बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। और वहीं देखिएगा कि जहाँ दीपावली पर सभी लोग खुश नजर आ रहे थे, तो कुछ लोगों के घरों में कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं भी घटी हैं, क्योंकि आग की घटनाएं कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देखने को मिली हैं। कई लोगों के हाथ जले हैं, तो कई लोगों के शरीर पर कई जगह पर इस तरह की चोटें आग से आई है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि दून अस्पताल में पहले से ही जो बर्न के लिए कहा जाए कि जो बढ़ने वाले मामले थे, उनके लिए पहले से ही सतर्कता बरतने के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिए गए थे और सभी डॉक्टरों को निर्देश भी दिए गए थे कि दीपावली के त्योहार पर जो भी बर्न के केस आए हैं, उनमें सभी जो व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल की वो पूरी कर ली जाए। और वो कहीं ना कहीं पूरी देखने को भी मिली, क्योंकि यदि बात करें जो मुकेश, उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी दीपावली के त्योहार पर लगभग 78 केस उनके अस्पताल में आए हैं और उनमें से एक केस ज़्यादा गंभीर था जिसको रेफर किया गया है। और वहीं 77 केस ऐसे बर्न के निकलकर सामने आए हैं कि जो कि उनको इलाज के बाद उनको अपने घर भेज दिया गया। लेकिन वहीं देखिएगा कि इस दीपावली पर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े के केस भी देखने को मिले हैं, क्योंकि तमाम जो इस तरह के लड़ाई झगड़े के केस थे वो भी उत्तराखंड के हॉस्पिटलों में पहुंचे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पहले से ही जो तैयारियां की थी स्वास्थ्य विभाग ने, वो कहीं ना कहीं उनके काम आई है और सभी लोगों को उनके घर भी भेज दिया गया है। इंडिया वॉइस धनराजगढ़, देहरादून। वहीं मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गांव में वन माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात माफियाओं ने रात के अंधेरे में आम के हरे भरे पेड़ों को काट डाला। जानकारी मिलने के बाद से वन विभाग की नींद उड़ गई। अवैध तरीके से आम के पेड़ काटकर माफिया अपनी जेब भर रहे हैं, जबकि वन विभाग इससे बेखबर है। वन माफियाओं ने लिब्बरहेड़ी गांव में आतंक फैला रखा है। माफियाओं की गतिविधियों के कारण सरकार को हजारों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो माफिया भागने में वहां से सफल रहे, यानी कि वहां से भाग निकले। हालांकि पुलिस ने मौके से एक ट्रैक्टर और 3 मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं रामनगर में बम पटाखों की चपेट में आने से 6 वर्षीय बच्चे के साथ ही 5 से ज्यादा युवा झुलस गए, जिनका इलाज रामनगर के संयुक्त जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। आपको यह बता दें कि प्रदेश में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दिवाली मनाई गई। कुछ लोगों द्वारा 31 अक्टूबर को दिवाली पर्व मनाया गया, कुछ लोगों ने 1 नवंबर को दिवाली का पर्व मनाया तो कुछ ने 31 को। तो वहीं दिवाली के पर्व पर रामनगर के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले 6 से ज्यादा लोग बम पटाखों की चपेट में आ गए। वहीं जानकारी देते हुए रामदत्त जोशी के संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर तोहिर ने यह बताया कि रामनगर के अलग अलग क्षेत्र में 2 दिनों तक दिवाली मनाई गई। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 2 दिनों में 8 से 9 केसेस दिवाली में बम पटाखे जलाने से आए हैं। जैसे कि रामनगर में दिवाली मनाई गई है, जिसमें कल और परसों हमारे यहाँ दीपावली मनाई गई है, तो लगभग मान के चलिए यहाँ पर हमारे यहाँ ज्यादातर केसेस आए हैं। इसमें कुछ 8-9 के लगभग केसेस आए। इसमें रात्रि के टाइम पर भी कल हमारे यहाँ 4-5 केसेस आए थे, जिसमें से एक बच्चा था और 4 बुजुर्ग थे। जी, मेरा नाम डॉक्टर तौहीद है। मैं रामदत्त जोशी अस्पताल में GDMO पोस्ट पर हूँ। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।